हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम बात करेंगे अपने 50 के जीके के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले कई एग्जाम्स में पूछे गए हैं। जीके के क्वेश्चन से आपका चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से क्वेश्चन उठाए गए हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते अपने पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, तो जिससे कि और उसको बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। चलते हैं पहले क्वेश्चन पे कि श्रावस्ती 16 महाजनपद में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो ये है कोसल। कोसल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और श्रावस्ती उत्तर प्रदेश का एक शहर है। चलते हैं, सगौली की संधि के द्वारा ब्रिटिश भारत के किस देश के साथ संबंधों को परिभाषित किया गया है। तो ये है सगौली की संधि नेपाल के साथ। सगौली की संधि 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हस्ताक्षर किए गए थे और 4 मार्च 1816 को यह संधि पारित की गई थी। नेपाल की ओर से गुरु गजराज मिश्र और चंद्रशेखर उपाध्याय, जबकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पेरिस ब्रेडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दक्ष कुमार चरितम की रचना किसने की। तो ये है दंडिन। दक्ष कुमार चरितम की रचना दंडिन ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन पे कि गोगुंडा का युद्ध किस प्रदेश में हुआ। तो ये है ऑप्शन बी, राजस्थान। गोगुंडा या हल्दी घाटी का युद्ध अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के बीच 21 जून 1576 को हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि 1962 में गजनी वंश की स्थापना किसने की थी। तो ये है ऑप्शन ए, अल्पगीन। 1962 में गजनी वंश की स्थापना अल्पगीन ने की थी। चलते हैं क्वेश्चन पे कि सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। और ये सोमपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना, अब ये कौन थे, ये बंगाल के पाल वंशी राजा थे। कौन से थे, पाल वंशी राजा, बंगाल के। चलते हैं क्वेश्चन पे कि द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। द्वार समुद्र थी होयसल की। द्वार समुद्र होयसलों की राजधानी थी। चलते हैं क्वेश्चन पे कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है। यह है ऑप्शन बी, क्रस्ट या भूपर्पटी। पृथ्वी के जो सबसे बाहरी हिस्से को भूपर्पटी कहा जाता है। अब इसके भूपर्पटी के बाद क्या आता है, मेंटल आता है, और मेंटल के बाद कोर आता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारत में वाणिज्यिक बैंक को उनकी उत्कृष्टता पर कितना खर्च करना होता है। तो ये है ऑप्शन डी, 40%। चलते हैं क्वेश्चन पे कि कौन सा प्रधानमंत्री लौह पर्दा भाषण के लिए जाने जाते हैं। तो ये है ऑप्शन बी, विंस्टन चर्चिल। चलते हैं क्वेश्चन पे कि वी.ए. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा है। तो ये है ऑप्शन ए, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त एक गुप्तकालीन राजा थे जिन्होंने 335 से 375 ईस्वी तक राज्य किया था। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में बहुत सारे युद्ध लड़े थे और उनमें एक में भी पराजित नहीं हुआ था। इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि 1857 का विद्रोह किस तारीख से शुरू हुआ। ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए, 10 मई 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह के रूप में यह शुरू हुआ था। और इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी, फटाफट बताएं। इसकी शुरुआत हुई थी मेरठ में, और फिर धीरे धीरे यह पूरा आंदोलन पूरे उत्तर और मध्य भारत में फैल गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप प्रादुर्भाव हुआ था। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप हुआ था आधुनिक युग का। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रूस का अंतिम जार कौन था। तो ये है निकोलस द्वितीय, ऑप्शन बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा
म्यांमार से नहीं लगती है? देखिए फटाफट बताइए, गैस करिए क्या है। देखिए एक बार मैप देखिए, तो ये है असम। असम भारत में की म्यांमार के कितने, पहले तो हम देखते हैं दूरी, करीब 1643 किलोमीटर है। और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश आता है, नागालैंड आता है, और मणिपुर और मिजोरम की सीमाएं लगती हैं, तो ये नहीं होंगे, इसका असम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से कौन अयस्क नहीं है? तो ये है एंडेसाइट। एंडेसाइट एक आग्नेय चट्टान है, यह अयस्क नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एक ऐसी प्रणाली जिसमें एक समाज में कई किसान शामिल हैं, जमीन का मालिक है जो छोटे होल्डिंग में बांटा गया है और फिर समाज के व्यक्तिगत सदस्यों को पट्टे पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन है सहकारी किराएदार खेती, सहकारी सामूहिक खेती, सहकारी संयुक्त खेती, या इनमें से कोई नहीं। तो ये होगा सहकारी किराएदार खेती, ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। जन्म दर, मृत्यु दर, 1951 से इन दोनों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? 1951 से ऑप्शन ए जन्म दर में गिरावट, मृत्यु दर में उतार चढ़ाव हुआ, जन्म दर में उतार चढ़ाव हुआ, मृत्यु दर में गिरावट आई, जन्म दर में वृद्धि, मृत्यु दर में गिरावट आई, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई। तो ये है 1951 से अब तक के बारे में क्या होगा, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों में गिरावट आई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि में दम में फाई किस प्रदेश का त्यौहार है? तो ये है असम का त्यौहार है। ये है असम के एक वहाँ की जनजाति है ताई अहोम। ताई अहोम जनजाति का त्यौहार है और इसमें क्या करते हैं, ये अपने पूर्वजों के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और उनके अपने पारंपरिक तरीके से अपने भगवान को जिसको मानते हैं उनको वह बलिदान देते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में क्या शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं? शिक्षा के अधिकार में देख लीजिए क्या नहीं आते हैं। सरकारी विद्यालय, प्राइवेट विद्यालय, मदरसा, प्राइवेट वित्त पोषित सरकारी विद्यालय। तो ये है मदरसा। मदरसा शिक्षा के अधिकार की परिधि में नहीं आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्मित ऐतिहासिक कंडा घाट रेलवे स्टेशन देश के किस राज्य में स्थित था? तो ये है हिमाचल प्रदेश। कंडा घाट रेलवे स्टेशन का निर्माण क्या ब्रिटिश सरकार में हुआ था और ये कब हुआ था? 1903 में ब्रिटिश सरकार ने करवाया था और यह पूरा रेलवे स्टेशन जो था पूरा लकड़ी से बना हुआ था और एक आगजनी की घटना में यह स्टेशन नष्ट हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन पे कि 1905 में बंगाल के विभाजन के बाद बंगाल में कई आंदोलन हुए, जैसे बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा इत्यादि। इनमें से बहिष्कार आंदोलन किस से प्रेरित था? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार, आयरिश लोगों द्वारा ब्रिटिश लैंड एजेंट्स का बहिष्कार, चीनी लोगों द्वारा जापानी उत्पादों का बहिष्कार। तो ये है ऑप्शन बी, चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार। चीनी लोगों द्वारा अमेरिकी वस्तुओं का बहिष्कार कब किया गया था? 1905 में किया गया था और बंगाल में भी उससे प्रेरित होकर 1905 में ही ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और यह बहिष्कार बंगाल के विभाजन के विरोध में किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि फराजी आंदोलन शुरू होने का मुख्य कारण क्या था? तो ये है, इसका आंसर है मुस्लिम काश्तकारों के प्रति कंपनी की दमनकारी नीति, यानी कि ऑप्शन सी। फराजी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1818 में, और किसने की थी? हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी और इस आंदोलन के ब्रिटिश सरकार द्वारा समानांतर सरकार स्थापित करने का प्रयास किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन कोल इंडिया लिमिटेड के दायरे से बाहर है? तो ये है सिंगरानी कोलियरीज कंपनी, तेलंगाना। कोल इंडिया लिमिटेड सरकारी कोयला खनन कंपनी है जिसकी स्थापना 1975 में
की गई थी। इसका मुख्यालय कलकत्ता में स्थित है और यह सिंगरानी ऑयल एंड कंपनी इसके उसमें नहीं आती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वाणिज्यवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस पुस्तक में किया गया था? तो यह किया गया था द वेल्थ ऑफ नेशंस, ऑप्शन डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सामाजिक संविदा का लेखक कौन है? तो यह है ऑप्शन सी, रूसो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत में नवरत्न श्रेणी की शुरुआत कब हुई? यह है ऑप्शन सी, 1997। 1997 पे 9 कंपनियों को नवरत्न कंपनी घोषित किया गया था, 9 कंपनियों को। अभी कितनी है ये? 23 कंपनियां हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि प्रगतिशील कर के बारे में कौन सा कथन सही है? राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ आयकर वृद्धि से पैदावार बढ़ जाती है। तो यही सही है, ऑप्शन ए सही है। प्रगतिशील कर वह कर है जो कर आधार की तुलना में तेजी से बढ़ता है। इसमें राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ साथ आयकर की वृद्धि से पैदावार बढ़ जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना कब की गई? यह है 1961, ऑप्शन सी। और यह किसने की थी? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि 1956 में बलवंत राय मेहता आयोग का उद्देश्य क्या था? तो ये है ऑप्शन, देख लीजिए, तो ये है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के उपायों का सुझाव करना, ग्राम पंचायतों के कामकाज रिपोर्टिंग, सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कारण। तो ये है सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन में बेहतर दक्षता के उपायों को सुझाव देना, यानी कि ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य कौन सा था? तो ये है ऑप्शन ए, मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य 1674 से 1818 तक अस्तित्व में रहा और 1674 में शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य अथवा मराठा संघ की शुरुआत हुई थी और 1818 ईस्वी में तीसरे आंग्ल मराठा में पेशवा बाजीराव द्वितीय की जो हार हुई थी, उसके बाद मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मदन मोहन मालवीय ने निम्नलिखित में से किन संगठनों की स्थापना की थी? कौन कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, प्रज्ञा हिंदू समाज, हिंदू महासभा, भारत धर्म महामंडल। तो ये है कौन कौन सा है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और हिंदू महासभा। तो यानी कि केवल 1 और 3, ये और ये, तो यानी कि ऑप्शन सी। हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई थी? 1914 में अमृतसर में की गई थी। इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय का महत्वपूर्ण योगदान था। फिर इन्होंने 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 1914 में ये और 1915 में ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा बनाने का सुझाव दिया था? तो यह है भूदेव मुखर्जी। भूदेव मुखर्जी प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखक थे। बिहार के विद्यालयों में नागरी लिपि शुरू करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हिंदी और नागरी लिपि का प्रसार करने के लिए उन्होंने 1893 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। चलते हैं क्वेश्चन पे कि प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसने की? तो ये है वररुचि। वररुचि सॉरी, और रचना की थी, लेकिन इसकी तिथि जो है वो अभी तक ज्ञात नहीं हुई है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारत व एशिया का सबसे पहला जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन कौन सा है? जल विद्युत ऊर्जा स्टेशन ये है शिवाना समुद्र। शिवाना समुद्र प्रपात कर्नाटक के मंड्या जिले में है। कहाँ पे? मंड्या जिले में स्थित है। इस स्थान पर भारत और एशिया का सबसे पुराना हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 1902 में स्थापित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम को समाप्त करने वाली
पेरिस की संधि कब संपन्न हुई थी? तो पेरिस की संधि कब हुई थी? 1783 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए बैंकों में सॉर्टिंग मशीनों का उपयोग किया जाता है? एटीएम लगाने के लिए, नोटों को गिनने के लिए, विचलित और नकली नोट्स लाने के लिए, नोटों की बड़ी गट्ठी गिनने के लिए। तो ये है विचलित और नकली नोट्स लाने के लिए, ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये है जस्टिस BN कृष्ण। वित्तीय क्षेत्र विधान सुधार आयोग 24 मार्च 2011 को वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस BN श्रीकृष्ण थे उस वक्त। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो ये हैं गणेश वासुदेव मालवंकर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 17, 19, 21, 22। तो ये है 22 भाषाएं। अब 8वीं सूची में देख लेते हैं कितनी भाषाएं हैं। निम्नलिखित भाषाएं हैं। नंबर 1 असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी और मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। 22 भाषाएं हैं। चलते हैं क्वेश्चन पे कि वैदिक काल में द्विशद्रुति नदी किस नदी को कहा जाता था? तो ये है ऑप्शन बी घग्गर नदी का पूरा नाम द्विशद्रुति नदी था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन सी दिल्ली में। सॉरी गाइस, ये हुआ था दिल्ली में। खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया था। खिलाफत आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली के नेतृत्व में हुआ था। इसका उद्देश्य तुर्की लोगों के साथ एकजुटता दर्शाना था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अमरकंटक की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो ये है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। नर्मदा अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। बेतवा नदी विंध्याचल की पहाड़ियों से, और जबकि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में सतपुड़ा से निकलती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि पी मित्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये है ऑप्शन ए अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति की स्थापना कब हुई थी? 24 मार्च 1902। 24 मार्च 1902 को प्रमथ नाथ मित्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री औरोबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतिन नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेन्द्र नाथ दत्ता और बारिंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस देश ने अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था? तो अल्जीरिया को अपना उपनिवेश बनाया था फ्रांस ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? मेसोपोटामिया की संस्कृति, एक थैले में मटके इत्यादि रखना, घोड़ों की एक प्रजाति जो नदी किनारे रहती है, या नदियों के बीच की भूमि। तो ये है नदियों के बीच की भूमि। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि चंदावर का युद्ध किन राजाओं के बीच हुआ था? तो ये हुआ था, चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गोरी और जयचंद की, यानी कि ऑप्शन डी। और ये कब हुआ था? 1194 में हुआ था। और उसमें जयचंद इसी युद्ध में
मारा गया था। जयचंद इसी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि 1805 में ट्राफलगर में युद्ध में कौन सा अंग्रेज का जल सेना नायक मारा गया? तो ये था नेल्सन। 1805 में ट्राफलगर के युद्ध में नेल्सन अंग्रेज का जल सेना नायक मारा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि बर्फ का विशाल क्षेत्र जो धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे पिघल कर खिसकता रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ये है ऑप्शन ए ग्लेशियर। ग्लेशियर बर्फ का पहाड़ ना होकर बर्फ की नदी है, इसीलिए ग्लेशियर को हिमनद कहा जाता है। यह सदैव क्रियाशील रहता है और आगे खिसकता रहता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार मेज के झंडे का सबसे सही आकार कौन सा है? तो ये है ऑप्शन बी 150x100 मिलीमीटर। तो भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार मेज के झंडे का सबसे अच्छा आकार 150x100 है और एयरक्राफ्ट के लिए 450x300 जबकि मोटर कार के लिए क्या होता है 225x150 होता है। तो चलते हैं। तो गाइस कैसा लगा है वीडियो? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।